अपराध अनुसंधान विभाग के अपर पुलिस महानिदेशक श्री अमरीक सिंह निमरान जी, आज के अवसर पर सम्मानित नागरिकगण, मधेपुरा के लोक अभियोजक, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, आज बिहार पुलिस पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित होकर मुझे खुशी हुई है। जैसा कि डीजीपी ने बताया, पहले सोनपुर मेला के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित होता था। बाद में हमने सुझाव दिया कि ये पुलिस पदाधिकारियों के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए एक गौरव का विषय है। उन्हें अपने विशिष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया जाता है। तो ये कार्यक्रम मुख्यालय में होना चाहिए। तो तब से मुख्यालय में इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करने की परंपरा शुरू हुई है और आज मेरे ख्याल से दूसरे साल उसी परंपरा को निभाते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुझे खुशी है कि इस बार सिर्फ बिहार पुलिस के अधिकारियों या कर्मियों को ही सम्मानित नहीं किया गया है या बहादुर नागरिकों को, बल्कि इस बार देखा यह गया है कि पुलिस विभाग के विभिन्न अंगों में काम करने वाले लोगों को भी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया और उसके साथ साथ सीआरपीएफ को भी इस पुरस्कार की परिधि में लाया गया। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हो रही है। इसका और भी विस्तार जो करना आप जरूरी समझे, डीजीपी जरूरी समझे, इसको करें। और पुरस्कार में राशि महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि उनके अच्छे कामों को रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसको माना जाता है और इसकी प्रतिष्ठा दी जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इन दिनों तो तनख्वाह इतनी मिलती है कि कोई पुरस्कार की छोटी मोटी राशि से कोई उनको बहुत फायदा नहीं है। इसलिए राशि महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उनके काम की सराहना। तो जब हम काम की सराहना करते हैं तो उसके लिए एक और सुंदर ढंग से हम करें। और इस बार एक और खास बात है, हमारे एक प्रोफेसर थे नरेंद्र कुमार, बिहार काडर के आईपीएस थे, प्रोफेशन में थे, लेकिन काडर परिवर्तन करके वो मध्य प्रदेश गए। मैं तो यूं भी किसी का काडर परिवर्तन का जब कोई प्रस्ताव मेरे पास आता है तो मेरे लिए कठिन होता है उसको स्वीकार करना। मैं जल्दी करता नहीं और डीजीपी और गृह सचिव और मुख्य सचिव सबों को मैं कहता हूं कि भाई इतने अधिकारियों की कमी है, हमारे काडर से क्यों जाते हैं। कभी कभी शादी विवाह जब होता है तो यही कहते हैं कि भाई जो आपके जिनसे आपकी शादी हुई आप उन्हीं को ले आइए। यहाँ कमी है, सबके लिए गुंजाइश और उनका पूरा ख्याल रखा जाए। लेकिन फिर भी कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि लोगों का काडर ट्रांसफर होता है। और देखिए नियति को क्या मंजूर था, हमारे यहाँ से ट्रांसफर होकर मध्य प्रदेश में गए और वहां वो शहीद हो गए। हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। और सचमुच उस दिन बेहद अफसोस हुआ कि मैं इसको रिजेक्ट कर देता तो शायद तकलीफ होती, लेकिन एक बहादुर पुलिस अधिकारी की जान बचती और वो कम से कम अपनी बहादुरी का परिचय बिहार में देते रहते। खैर ये सब तो कहने की चीजें रहती है, जो होना था वो हो गया। लेकिन मुझे खुशी है कि डीजीपी ने एक चर्चा की कि हमारे ऑफिसर्स में इस बात को लेकर चर्चा है कि भाई आखिर हमारे काडर के थे, हमें उन्हें सम्मानित करना चाहिए और सब दिनों के लिए उन्हें याद करना चाहिए। तो मुझे उनका ये प्रस्ताव बहुत पसंद आया और
हम लोगों ने ये तय किया है कि नरेंद्र कुमार जी की स्मृति में प्रतिवर्ष बेस्ट आईपीएस प्रोफेशनल को एक अवार्ड दिया जाएगा। कहा कि भाई आखिर बेस्ट प्रोफेशनल को अवार्ड देंगे तो उनको देंगे कुछ देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो सचमुच उनके शान को बढ़ाए। तो अब ये डीजीपी तय करेंगे, लेकिन मैंने सुझाव दिया है कि हम उन्हें कोई रिवॉल्वर दें या जैसा आपको पसंद आए आप सूट देना चाहते हो, मतलब ऐसी चीज होनी चाहिए कि सचमुच ये लगे कि नहीं साहब उसको अवार्ड मिला है और वो ताज जिंदगी उसको रख सके। तो खैर इसको आप लोग तय करेंगे। हमारे मन में बात निकली कि नहीं साहब एक रिवॉल्वर एक पुलिस पदाधिकारी के लिए शान का विषय है, सरकार की तरफ से उनको एक निजी तौर पर दिया जाएगा, सब दिन उनके पास रहेगा, या आप जैसा उचित समझे। मैं ये डीजीपी पर छोड़ता हूँ कि जैसा उचित समझे, लेकिन उनकी स्मृति में बेस्ट प्रोफेशनल अवार्ड हर वर्ष दिया जाएगा। एक चीज मुझे और कहनी है, वो इस समारोह को लेकर। अब पटना में तो हो रहा है, लेकिन संवाद में होता है, ये जगह छोटी है और जितने लोगों को पुरस्कृत किया जाता है वो सब लोग नहीं आ पाते। इस बार हमने लिस्ट देखी, वो 400 से अधिक लोग, तो 400 लोग तो यहाँ बैठ ही नहीं सकते, इसमें 250 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते। तो वैसी स्थिति में मेरा सुझाव होगा, और ये एक छोटा कार्यक्रम हो जाता है, महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने यह भी डीजीपी को सुझाव दिया है कि प्रति वर्ष, और पहले भी हमने कहा था कि पुलिस डे होना चाहिए और उसको हर साल आयोजित करना चाहिए। उसके पहले खेल कूद की गतिविधियां हो, अनेक प्रकार की गतिविधियां हो, और सब मिलाकर एक वो अंतिम तौर पर पुलिस दिवस के रूप में, बिहार पुलिस दिवस के रूप में परिणत हो, और उस दिन एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन हो जिसमें उनको मन में गौरव की अनुभूति हो सके, और उसी दिन हर प्रकार से जो अच्छा करने वाले हैं उनको पुरस्कृत किया जाए। और जो पुरस्कार हम देते हैं पुलिस अधिकारियों को, वो उस दिन हम दें जो नागरिक जिन्हें हम समझते हैं कि पुरस्कार के योग्य हैं, जिन्होंने समाज में शांति स्थापना के लिए, अपराध पर रोक लगाने के लिए, या अन्य प्रकार से भी कोई साहसिक कार्य किया, एक ने डूबते हुए लोगों को बचाया, इस प्रकार से जो भी आपदा की स्थिति में जोखिम उठाकर जिन लोगों ने साहसिक कार्य किया, उन सबों को हम सम्मानित करें, तो उसी दिवस पर हम कर सकते हैं और काफी अच्छा होगा। आपने देखा जब बिहार में पहली बार पुलिस गेम्स का आयोजन किया गया, तो बाहर से जितने लोग आए सब लोगों को प्रसन्नता हुई, और लोगों ने यही कहा कि इतना बढ़िया पुलिस गेम्स का तो आयोजन कहीं हुआ ही नहीं। तो बिहार में जब भी कोई कार्यक्रम हो तो शानदार, ताकि लोग याद करें। तो जिसमें देश भर के लोग आते हैं वो कार्यक्रम हम बहुत शानदार करें, और अपने प्रदेश के लोगों के लिए भी कार्यक्रम कमजोर करें, ये अच्छा नहीं। ये एक सेंस ऑफ प्राइड की बात है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि प्रति वर्ष करिए, और ये दिवस नियत होना चाहिए, भाई कुछ भी हो जाए उस दिन ही होगा, उसी के हिसाब से स्पोर्ट्स का और दूसरी एक्टिविटीज का कैलेंडर बन जाए, और उस हिसाब से हर जिलों में पहले से पूरी तैयारी हो जाए, और अंततोगत्वा जो अंतिम दिन जिसको बिहार दिवस को मनाते हैं ढंग से आप मनाइए। इसमें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो भी इसको ठीक ढंग से करने के लिए पैसे की जरूरत होगी, अमीर सुहानी साहब यही बैठे हुए हैं, तो कलम नहीं चलाएंगे, तो उसको मंजूर करेंगे। और अब आप सबको मालूम है कि अब पुलिस मुख्यालय का अपना भवन होगा। अभी तक आप पुराना सचिवालय में ही, या जो मुख्य सचिवालय है उसी के एक हिस्से में रहते हैं। तो लोगों ने तय कर लिया और सिद्धांत रूप में सरकार ने निर्णय ले लिया है। जमीन भी चिन्हित हो चुका है और उसको हमने देख भी लिया है। यानी पुलिस मुख्यालय में सब प्रकार, पुलिस का मुख्यालय होगा, वहीं वायरलेस का हर चीज हर प्रकार से। और दूसरी बात है कि जो इन्वेस्टिगेशन है
वो साइंटिफिक हो। कल भी हमने विधानसभा में इस बात का जिक्र किया और मुझे खुशी है कि अब जो प्रारंभिक किया है पुलिस ने, जो वैज्ञानिक ढंग से किसी मामले की तहकीकात कर रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या है। तो इसके लिए जो टेक्नोलॉजी या जो टेक्निक इक्विपमेंट्स है उसको लेना चाहिए और फिर उन इक्विपमेंट्स का प्रयोग करने के लिए हमारे अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तो इक्विपमेंट लेने के लिए जो भी धन की जरूरत हो वो राज्य सरकार मुहैया कराने को तैयार है और जो भी बेस्ट ट्रेनिंग हो सकती है वो कराने के लिए जो भी जरूरत पड़े धनराशि की वो हम लोग करने को तैयार हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक होना चाहिए और बहुत सारे मामले, ये बात कभी कभी ठीक लगती है, हम इतना स्पीडी ट्रायल कराते हैं और आज एक अपराध करने वालों के मन में दहशत का भाव पैदा हुआ है। पहले लोग सोचते थे कौन गवाह देगा, गवाही देगा, देख लेंगे। अब लोगों को लग गया है कि अब भाई सजा हो जाएगी। एक बात तो शुरू हुआ, लेकिन खास करके मर्डर जैसे मामले में, हत्या जैसे मामलों में हम देख रहे हैं फिर भी होता ही है। ये तो मनुष्य का स्वभाव भी है, कई कारणों से हत्या की वारदात होती है। लेकिन अगर सही मायने में ठीक से अनुसंधान हो, कई मामलों में नाम दिया जाता है तो आप नियम कानून से बंधे हुए उनका नाम होता है, सजा भी हो जाती है। लेकिन अगर वैज्ञानिक अनुसंधान हो तो किसी भी हत्या के मामले में अगर किसी का नाम नहीं भी दिया गया तो सही कल्प्रिट को हम ढूंढ निकाल सकते। और जब वाकई वैसे लोगों को सजा मिलनी शुरू होगी तो ये डिटरेंट का काम करेगा। तो ये जो डीजीपी का प्रस्ताव है मुझे बहुत जचा है, उपयुक्त लगा है और इसके लिए जो भी आपको सहायता की जरूरत हो, जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है वहीं पर सारे सबूत हैं, इसलिए एफएसएल की टीम को तुरंत एक्टिवेट होना चाहिए और इसके लिए एफएसएल को भी हमें और मजबूत बनाना होगा और साधन संपन्न बनाना होगा। और कुछ मामलों में इधर हाल में जो सफलता मिली और मुझे पूरा विश्वास है कि इन दिनों जैसे मामलों को लेकर के बहुत ज्यादा लोगों के मन में चिंता पैदा हुई है, वैसे तमाम गुत्थियों को हमारी पुलिस सुलझा देगी। और हाल की कुछ घटनाओं के बारे में जिसकी चर्चा काफी हुई है, मैं समझता हूं कि सभी गुत्थियों को सुलझा लेंगे और जो भी अपराधी हो उन अपराधियों तक आप खुद जाएंगे और उनको कानून के कटघरे में खड़ा करेंगे। और एक बात और हो रही है जिसका जिक्र कल भी हमने किया है, स्पीडी अपील पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि साहब एक बार ट्रायल हुआ, सजा मिल गई और अपील आदि के स्टेज में हम लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो वो भी करना होगा। तो इस तरह से अनुसंधान की क्वालिटी बेहतर हो। और एक बात जो नीति विषयक है उसकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ, इसलिए पुलिस पदाधिकारी हैं। देखिए, अंततोगत्वा हमें पहुंचना है लॉ एंड ऑर्डर का काम और इन्वेस्टिगेशन का काम, ये दोनों को अलग अलग करना ही पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें अलग से अधिकारियों को प्रत्येक पुलिस स्टेशन में रखना ही होगा। यही माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी ख्याल है और हम लोगों ने पुलिस एक्ट में भी इस बात को स्वीकारा, खुद भी हम लोग इस बात को मानते हैं कि इन दोनों चीजों को अलग करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अधिकारियों की जरूरत है और जो अधिकारी हम रिक्रूट करें उनकी अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि भाई सरकार चाहती है कि एक तो राष्ट्रीय अनुपात है पुलिस और पब्लिक का, वो हम कम से कम प्राप्त करें। तो उसके लिए बड़े पैमाने पर जवानों की नियुक्ति होनी होगी, सिपाहियों की और सब इंस्पेक्टर्स की। तो इसके लिए पूरी तैयारी होनी चाहिए और उनके ट्रेनिंग का प्रबंध हम लोग तो चाहते हैं। जो देश का मानक है, अनुपात है, कम से कम वहां पहुंचे और उसके लिए बड़ी संख्या में नियुक्ति करनी होगी। जो सब इंस्पेक्टर हैं उनकी बहाली तो कर्मचारी चयन आयोग के हाथ में, लेकिन सिपाहियों की बहाली तो आप पुलिस वालों पुलिस मुख्यालय को ही करना, उसके लिए बनी हुई कमेटी है, बोर्ड है। तो मैं चाहूंगा कि जरा तेजी से काम करें। अभी विचित्र स्थिति हम देखते हैं, फिर हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं
भाई यहाँ है कि सरकार चाहती है कि आप हम सैंक्शन करते हैं पद, जल्दी से आप नियुक्ति करें ताकि आप मजबूत हुई। आप देखिए, जैसा हमारी सरकार बनी थी तो हमने पहले ही समीक्षा बैठक में एक प्रश्न पूछा था, अभियानंद जी को याद भी हो, कि यह बताइए कि हमारे पुलिस मैन की एवरेज आयु क्या है, तो उसमें बताया गया था 38 साल। तो हमने कहा तो बड़ा चिंताजनक, इसका मतलब रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा। तो कोशिश हुई, उसके बाद रिक्रूटमेंट हुआ। यही बताइए कि अभी पूरा नहीं हुआ बात, लेकिन अभी ही कितने जवान आपको मिलते हैं। अब जब आप पुलिसिंग में लोगों को लगाते हैं तो आपको नए पुलिसकर्मी देखते हैं, ये नागरिकों को भी अच्छा लगता है, आप लोगों को तो अच्छा लगता ही होगा, आप तो पुलिस ऑफिसर्स हैं। तो हम लोग तो चाहते हैं कि जो भी हमारा अनुपात, कोई एक बार तो होगा नहीं, प्रत्येक वर्ष उसको 4-5 साल में बांट करके प्रति वर्ष हमें बहाली करनी चाहिए। जो एक तो रिटायरमेंट के कारण जो रिक्ति हो रही है, और दूसरा पुलिस पब्लिक रेशियो को प्राप्त करने के लिए जो उस वर्ष कितना किया जाना चाहिए, हमें एक लक्ष्य बनाकर उसको 5 टुकड़ों में 4 टुकड़ों में बांट देना चाहिए, और प्रति वर्ष उतनी बहाली करनी चाहिए, और पूरी पारदर्शिता से बहाली होती है। अब तो पुराना जमाना है नहीं, अब तो पुलिस की बहाली में कोई लिस्ट नहीं मिलता है, आप ही को पारदर्शी तरीके से चयन करना है। तो हम चाहते हैं कि उसकी बहाली भी तेजी से आप करें, ताकि पुलिस फोर्स में फोर्स की कमी हो। और जब एक बार पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ती है तो फिर जो इसमें कई एसपी भी बैठे हुए हैं और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी, तो जो पुलिस लाइन से उसकी स्थिति कभी देखिए, किसी ने दिखलाया टेहरी में, अब साहब वो तो उस तरह का पुलिस लाइन तो नहीं चाहते भाई, कम से कम आदमी के रहने लायक तो बनाना ही है। और कितने पुलिसकर्मी हैं इसकी लोगों को मालूम होना चाहिए, और फिर उनका उपयोग करना चाहिए। तो ठीक ही कह रहे हैं कि आप वो कंपनी के इसमें आप उसको फॉर्म करने जा रहे हैं, और सही ढंग से जो पुलिस बल है उसका सदुपयोग हो, उपयोग हो, कहाँ कौन है इसके बारे में जानकारी हो। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ पब्लिकली, सैप का स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस, जब शुरू में देखा पुलिस फोर्स की कमी है और केंद्र ने हाथ खड़ा कर लिया, चुनाव हुआ था उस समय 2005 में, और बड़ी संख्या में पुलिस बल, केंद्रीय पुलिस बल यहाँ तैनात किए गए सेंट्रल पारा में, और अचानक सब विड्रॉ हो गए, स्वाभाविक है। तो उस समय के पुलिस पदाधिकारियों को लगा कि भाई ये तो मुश्किल है और कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना है। तो हम लोगों ने बड़ी कोशिश की थी केंद्र से कि कुछ हमको मिल जाए, लेकिन मिला नहीं। उनकी भी अपनी लाचारी है, किसी भी राज्य में बहुत लंबे काल तक उनको सामान्य पुलिसिंग के लिए तो सेंट्रल फोर्स दे नहीं सकते। तो वैसी परिस्थिति में हम लोगों ने स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस के बारे में सोचा, उसको कायम किया, आज आपको मिला हुआ। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि भाई जो सैप की स्थापना की गई, गठन किया गया, तो उसका मकसद था कि इसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ और एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ इस्तेमाल करें। इसको सामान्य लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में नहीं लगाया, क्योंकि आर्मी के जब भाई यहाँ है कि सरकार चाहती है कि आप हम सैंक्शन करते हैं पद, जल्दी से आप नियुक्ति करें ताकि आप मजबूत हुई। आप देखिए, जैसा हमारी सरकार बनी थी तो हमने पहले ही समीक्षा बैठक में एक प्रश्न पूछा था, अभियानंद जी को याद भी हो, कि यह बताइए कि हमारे पुलिस मैन की एवरेज आयु क्या है, तो उसमें बताया गया था 38 साल। तो हमने कहा तो बड़ा चिंताजनक, इसका मतलब रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा।
तो कोशिश हुई, उसके बाद रिक्रूटमेंट हुआ। यही बताइए कि अभी पूरा नहीं हुआ बात, लेकिन अभी ही कितने जवान आपको मिलते हैं? अब जब आप पुलिसिंग में लोगों को लगाते हैं तो आपको नए पुलिसकर्मी देखते हैं, ये नागरिकों को भी अच्छा लगता है, आप लोगों को तो अच्छा लगता ही होगा, आप तो पुलिस ऑफिसर्स हैं। तो हम लोग तो चाहते हैं कि जो भी हमारा अनुपात कोई एक बार तो होगा नहीं, प्रत्येक वर्ष उसको 4-5 साल में बांट करके प्रति वर्ष हमें बहाली करनी चाहिए। जो एक तो रिटायरमेंट के कारण जो रिक्ति हो रही है, और दूसरा पुलिस पब्लिक रेशियो को प्राप्त करने के लिए जो उस वर्ष कितना किया जाना चाहिए, हमें एक लक्ष्य बनाकर उसको 5 टुकड़ों में 4 टुकड़ों में बांट देना चाहिए और प्रति वर्ष उतनी बहाली करनी चाहिए और पूरी पारदर्शिता से बहाली होती है। अब तो पुराना जमाना है नहीं, अब तो पुलिस की बहाली में कोई लिस्ट नहीं मिलता है, आप ही को पारदर्शी तरीके से चयन करना है। तो हम चाहते हैं कि उसकी बहाली भी तेजी से आप करें ताकि पुलिस फोर्स में फोर्स की कमी हो। और जब एक बार पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ती है तो फिर जो इसमें कई एसपी भी बैठे हुए हैं और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी, तो जो पुलिस लाइन से उसकी स्थिति कभी देखिए किसी ने दिखलाया टेहरी में, अब साहब वो तो उस तरह का पुलिस लाइन तो नहीं चाहते भाई, कम से कम आदमी के रहने लायक तो बनाना ही है। और कितने पुलिसकर्मी हैं इसकी लोगों को मालूम होना चाहिए और फिर उनका उपयोग करना चाहिए। तो ठीक ही कह रहे हैं कि आप वो कंपनी के इसमें आप उसको फॉर्म करने जा रहे हैं और सही ढंग से जो पुलिस बल है उसका सदुपयोग हो, उपयोग हो, कहाँ कौन है इसके बारे में जानकारी हो। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ पब्लिकली, सैप का स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस, जब शुरू में देखा पुलिस फोर्स की कमी है और केंद्र ने हाथ खड़ा कर लिया, चुनाव हुआ था उस समय 2005 में और बड़ी संख्या में पुलिस बल, केंद्रीय पुलिस बल यहाँ तैनात किए गए सेंट्रल पारा में, और अचानक सब विड्रॉ हो गए, स्वाभाविक है। तो उस समय के पुलिस पदाधिकारियों को लगा कि भाई ये तो मुश्किल है और कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना है। तो हम लोगों ने बड़ी कोशिश की थी केंद्र से कि कुछ हमको मिल जाए, लेकिन मिला नहीं। उनकी भी अपनी लाचारी है, किसी भी राज्य में बहुत लंबे काल तक उनको सामान्य पुलिसिंग के लिए तो सेंट्रल फोर्स दे नहीं सकते। तो वैसी परिस्थिति में हम लोगों ने स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस के बारे में सोचा, उसको कायम किया, आज आपको मिला हुआ। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि भाई जो सैप की स्थापना की गई, गठन किया गया, तो उसका मकसद था कि इसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ और एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ इस्तेमाल करें। इसको सामान्य लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में नहीं लगाया, क्योंकि आर्मी के जवान, उनकी ट्रेनिंग हुई है दुश्मन से लड़ने की, और सिविल ड्यूटीज में लॉ एंड ऑर्डर के लिए आप लगा लेंगे तो उनकी प्रवृत्ति वो नहीं है, उनकी ट्रेनिंग वो नहीं है, इसलिए नहीं लगाना चाहिए। तो अब तो इधर घटी है बात। कभी कभी मैं देखता हूँ कि साहब अफसर इंचार्ज भी पीछे गाड़ी में बैठा करके निकल रहे हैं, नॉर्मल राउंड में भी एसपी साहब लोगों को भी लगता है कि यही फोर्स है, फोर्स मन, तो उसको ले करके अगर ऑपरेशन में जा रहे हैं तो इट्स ऑल राइट, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नॉर्मल आप राउंड में निकल रहे हैं तो वो ठीक है। सर का सदुपयोग करिए, जिस काम के लिए आपको मिला उसका सदुपयोग करिए। जो वैकेंसीज हैं और जो पोस्ट सैंक्शन किए जा रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी भरिए और उनकी ठीक ढंग से ट्रेनिंग कराएं। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के तरीके को अपनाएं, नए जो गजेट्स हैं उसको प्राप्त करें और अपने इंटेलिजेंस विंग को मजबूत करें। ये सबसे बड़ी चीज है, इंटेलिजेंस विंग को मजबूत करें। हमने डीजीपी को कहा कि भाई हमको जो इंटेलिजेंस पे काम करे, विजिलेंस पे काम करे, उनको तो हम अतिरिक्त पे देना चाहते हैं, तो ये व्यवस्था होनी चाहिए। और हम लोग तो अपनी तरफ से तैयार हैं आप लोगों को सोचना, ताकि बिहार, अब बिहार के बाद बिहार में जो पुलिस का काम है इसकी चर्चा सब जगह हो रही है।
अब एक बात समझ लीजिए, चर्चा बाहर होने लगे और प्रशंसा होने लगे तो ये मान लेना चाहिए कि बड़ी भारी जवाबदेही। जब प्रशंसा होती है और लोग मान लेते हैं कि बहुत ठीक चल रहा है, तो एक छोटी सी घटना जब घटेगी तो उस पर लोगों का ध्यान जाएगा। कपड़ा अगर सफेद हो तो उस पर हल्का सा छींटा पड़ेगा तो दिखाई पड़ेगा। तो यही समझ लीजिए कि अब आप लोगों की अब बाहर में इतनी प्रशंसा हो तो एक बेंचमार्किंग हो गई, तो उससे ऊपर जाने की कोशिश करनी, उससे नीचे हम नहीं आ जाएं, इस बात का सतत ध्यान रखना पड़ेगा। करेगा आप ही को करना है। तो आज जितने लोग पुरस्कृत हुए सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। और बिहार पुलिस ने कठिन परिस्थितियों में भी, कम संसाधनों में भी अच्छे परिणाम हासिल किए हैं, इसकी मैं सराहना करना चाहता हूं। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि संसाधनों की कमी सरकार नहीं होने देगी और आपकी एफिशिएंसी बढ़े, इसके लिए हम लोगों की तरफ से जो कुछ भी करना है उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। और आप सब संकल्प लेकर जो काम कर रहे हैं, कानून के राज को, कानून का राज कहने में तो छोटा शब्द लगता है लेकिन है बहुत व्यापक, इसका अर्थ बहुत व्यापक। और मुझे खुशी है कि अब आर्थिक अपराध पर भी ध्यान दिया जा रहा है। आर्थिक अपराध समाज को खतरा है, हमें उस पर ध्यान देना। और मुझे खुशी है कि कतिपय कार्रवाइयां हुई, अब इसको संगठित तौर पर कुछ प्रयोग जो सफल हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए पूरा सेंसिटाइजेशन पूरे बिहार में प्रत्येक जिले में होना चाहिए। और जो लोग भी अवैध ढंग से लोगों की संपत्ति, सरकार की संपत्ति को लूट रहे हैं, वो हमारे लिए एक चुनौती है। तो हर स्तर पर प्रयत्न होगा और आर्थिक अपराध पर भी अंकुश लगेगा। तो कुल मिलाकर चारों तरफ से जो हमला हो रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो इसमें हम सब लोगों को सफलता मिलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कमांडेंट साहब यहाँ उपस्थित है कि बेटा वॉइस वाला इवेंट है, सिल्वर मेडल प्राप्त किया। अभी सेकेंड साइड मत, ये कौन है? एक और हमारा खिलाड़ी है, ये सही